अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पर। तो मैंने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था? दैट इज वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था स्ट्रक्चर इसका? दैट इज वॉटसन और क्रिक। इसका डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा था बताइए जल्दी से। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दैट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके। अच्छा, एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर थे जल्दी बताएं? 10। दैट इज 10 बेस पेयर थे। एक टर्न का साइज कितना था? 3.4 34 नैनोमीटर। दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर। हाँ या ना? हाँ जी। अच्छा चलिए, फिलहाल मैं इस डीएनए को स्टेट कर लेता हूं, कोई परेशानी तो नहीं है, इसको सीधा कर लिया है आपको समझाने के लिए। क्लियर है? इसका एक स्टैंड की पोलैरिटी क्या होगी? दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दूसरे की क्या होगी? दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हाँ या ना? ओके। अगर यहाँ पर एडनिन है, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पर एडनिन है, यहाँ थायमीन है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ पर एडनिन है, यहाँ पर थायमीन है, यहाँ पर एडनिन है, यहाँ पर थायमीन है। तो बताइए यहाँ पर नीचे वाले स्टैंड पे क्या होगा? जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ जी, यहाँ पे होगा थायमीन, यहाँ पर साइटोसिन जी, एडनिन के सामने थायमीन, थायमीन के सामने एडनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन और साइटोसिन के सामने ग्वानिन एडनिन के सामने थायमीन थायमीन के सामने एडनिन एडनिन के सामने थायमीन। ठीक है, इन दोनों के बीच में, एडनिन और थायमीन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? सिंगल। दैट इज डबल। देख लीजिए, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और सी और जी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? तो सी और जी के बीच में कितने? दैट इज अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी के बीच में कितने? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच में ट्रिपल, इसके बीच में ट्रिपल, इसके बीच में डबल, इसके बीच में डबल, इसके बीच में डबल, इसके बीच में डबल। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट आइए, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पर। तो आरएनए में कितने स्टैंड होंगे जल्दी बताइए? सिंगल। तो ये बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड होगा। हाँ या ना? यस सर। इस तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्लियर है? अच्छा, यस सर। अब मुझे ये बताइए कि इस तरफ मैंने लिख दिया कि दिस इज डीएनए, इस तरफ मैंने लिख दिया आरएनए। दोनों में डिफरेंस बताइए जल्दी से, तेज तेज बताइए, तेज तेज। DNA is double stranded and RNA is single stranded. पहली चीज आपने बताया डीएनए डबल स्टैंडर्ड, ठीक है? Double stranded. ओके, आरएनए के बारे में क्या बताया? Single stranded. ओके, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट जल्दी से बताएं। DNA is DNA stable. is stable and RNA is unstable. ओके, ये अनस्टेबल। ये अनस्टेबल क्यों है? अनस्टेबल की वजह क्या है? तो दैट इज यूरासिल। ये स्टेबल की वजह क्या है? दैट इज थायमीन। क्लियर है? इसके अलावा और क्या डिफरेंस है जल्दी बताइए। हाँ जी, दैट इज डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है किसके अंदर? DNA. आरएनए में क्या होगा? Ribose. दैट इज राइबोस शुगर। क्लियर है बात? जल्दी बताइए। Yes sir. हाँ जी, ये जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। क्या है? Genetic material. जेनेटिक मटेरियल। और ये बेसिकली जेनेटिक मटेरियल इन फ्यू वायरसेस। ये किसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है? हाँ जी, फ्यू वायरसेस के अंदर। अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? हाँ जी, जल्दी बताइए। कुछ आइडिया है जेनेटिक मटेरियल का या नहीं है?
Yes, so that carries the genes. So the material which carry information from parent to their offsprings. क्या मतलब हुआ इस बात का कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा मटेरियल है विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना कहां किसके अंदर, दैट इज ऑफस्प्रिंग में। तो वो मटेरियल क्या कहलाता है, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल है कौन, डीएनए आरएनए, डीएनए। तो ये बताइए कि आपके पेरेंट से जो आपके पास कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो किसके थ्रू आ रहे हैं, डीएनए के जरिए या आरएनए के जरिए, DNA. तो दैट इज डीएनए के जरिए आ रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? यस। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ जाऊं। Yes, sir. व्हाट इज हैप्लॉइड, जल्दी बताइए। Unpaired chromosomes. दैट इज अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स। ओके, और डिप्लॉइड क्या है, Paired chromosomes. दैट इज पेयर्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, अच्छा अनपेयर्ड वालों को दिखाएंगे कैसे, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N. और पेयर्ड वालों को 2N. 2n। मैंने कहा कि ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म किसके अंदर, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैव कितने टाइप के सेल्स थे, जल्दी बताइए। Somatic cells and germinal हैव cells. 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, कौन कौन से, Somatic and Somat- germinal. सोमैटिक और दूसरा क्या बताया आपने, जेनेटिक। Germinal. जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल का दूसरा नाम Germ cells. जर्म Germ सेल्स। cells. सोमैटिक सेल का दूसरा नाम Body cells. दैट इज बॉडी सेल्स या बॉडी मेड अप सेल्स। क्या ये बात सही है? Yes, sir. यस सर। अच्छा, डिप्लॉइड कंडीशन किसमें होगी, जल्दी बताइए, जर्मिनल सेल। और हैप्लॉइड कंडीशन किसमें होगी, जल्दी बताइए, डिप्लॉइड किसमें है, Somatic. Somatic. सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल कौन सा था, Diploid. डिप्लॉइड था, जिससे क्या बनी हुई थी, जिससे क्या Body. बनी थी, बॉडी। और दूसरा क्या है, दैट इज अ जर्मिनल सेल। Germinal cells. जर्मिनल सेल कैसे होंगे, Haploid. दैट हैप्लॉइड। इज अ हैप्लॉइड सेल होंगे। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. ओके, अच्छा तो अब जरा ये बताइए कि आपकी बॉडी के अंदर आप सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैं या नहीं है? दुनिया के अंदर ज्यादातर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है या ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है? सेक्सुअली। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में कितने तरीके के सेल्स थे? 2 टाइप के थे, Somatic and germinal. जर्मिनल सेल। क्लियर है ये बात? अच्छा, Yes, अब sir. अगर मैं बात करूं आपके सेल की, चलिए तो ये बताइए कि आपके पास, यानी ह्यूमन की बात कर लेता हूं, तो ह्यूमन के सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं, जल्दी बताइए, और जर्मिनल सेल में कितने 2N. क्रोमोसोम है? हाँ जी, 46 क्रोमोसोम इन सोमैटिक एंड 23 इन तो जर्मिनल। सोमैटिक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, जल्दी बताइए, 46. और 46 हैं, और जर्मिनल में कितने हैं? 23। 23. 23 हैं। तो कहां पर, किन सेल्स में क्रोमोसोम पेयर में और किन सेल्स के अंदर क्रोमोसोम अनपेयर्ड है? हाँ जी, किस सेल के अंदर क्रोमोसोम पेयर्ड में है और किस सेल के अंदर क्रोमोसोम अनपेयर्ड है? Somatic सोमैटिक में सोमैटिक के अंदर पेयर्ड में है और जर्मिनल के अंदर unpaired. अनपेयर्ड है। जर्मिनल सेल का एक और भी नाम है, दैट इज द गैमीट्स। क्या नाम है? Gametes. तो गैमीट किसको कह रहे हैं हम? जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल को। और सोमैटिक सेल नॉर्मल सेल्स हैं। बात यहां तक क्लियर है? आपकी बॉडी में ज्यादातर सेल कौन से हैं? सोमैटिक। अच्छा एक बात बताइए, सोमैटिक सेल का काम क्या है, जल्दी से बताएं। बॉडी बिल्डिंग। तो ये बॉडी को फॉर्म कर रहा है। ये सेल्स किसको फॉर्म कर रहे हैं?
बॉडी बॉडी को। जर्मिनल सेल क्या काम कर रहा है बताइए? दैट इज आर ट्रांसफर, रिप्रोडक्शन में हेल्प होगा। जी, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। क्या ये बात सही है? हाँ जी। या फिर Yes. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉज कर रहा है? जी, किसको कॉज कर रहा है ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि जर्मिनल सेल ही तो हैं जो फ्यूज करेंगे आपस में और उससे नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। तो मैंने कहा कि दीज सेल्स फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी ये Yes, सेल sir. आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे एंड फॉर्म जाइगोट। बात यहां तक क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताइए। यस सर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट आइए। अभी मैं इसमें एक चैप्टर और जोड़ रहा हूं। मैं सारी चीजों को आपस में इंटरलिंक्ड करके चलूंगा, ये बात पहले ही आपको बता रहा हूं। अगर कोई ऐसा टॉपिक लगे, देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल पूरे प्रॉपर चैप्टर लेके नहीं चलूंगा। मैं एक ही चैप्टर के अंदर जितना रिलेटेड कंटेंट होगा सब भेज दूंगा इसके अंदर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आप लोगों को? समझ गए ना? ठीक है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले एक टर्म आती है दैट इज एन हेरिडिटी। कभी सुना है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में? नहीं सुना है? अच्छा ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? हेरिडिटी। दैट इज एन हेरिडिटी। तो मैंने कहा कि देखिए ये है बेसिकली पेरेंट्स। क्या है ये? पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब क्या हुआ कि दैट इज अ मदर एंड फादर। क्या ये बात सही है? और ये इनका ऑफ स्प्रिंग्स है। ये क्या है? ऑफ स्प्रिंग। क्या ये बात सही है? नहीं है? अगर कोई भी न्यूली ऑफ स्प्रिंग दुनिया में जब आता है और लोग जब उससे विजिट करने जाते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि इसकी आंख जो है वो इसके फादर से मैच कर रही है, इसकी नाक जो है वो इसकी मदर से मैच कर रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ऐसा होता है नहीं होता है? तो इसका मतलब डेफिनेट बात है कि इस ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं? दैट इज पेरेंट्स से। एक सवाल और मैं आपको पहले ही बता दूं कि कैरेक्टर क्या होता है, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे चीजों को। एक होता है कैरेक्टर और एक होता है ट्रेट्स। तो मैंने कहा कि एक क्या है? कैरेक्टर। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज कैरेक्टर, तो क्या जवाब है कैरेक्टर के बारे में? हाँ जी, आप कैरेक्टर को क्या बताएंगे? कैरेक्टर क्या है? कुछ आइडिया है? हाँ जी, तो जल्दी बताइए, है या नहीं? अपीयरेंस नहीं, फिजिकल अपीयरेंस नहीं, बल्कि कैरेक्टर का मतलब फिलहाल ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं कहता हूं कि कैरेक्टर के लिए हाफ कॉपीज, तो पहले अभी इतना ही समझिए कि कैरेक्टर की क्या होगी? दैट इज कॉपीज होंगी। यानी कैरेक्टर्स की क्या होंगी? कैरेक्टर की कॉपीज। और ट्रेड क्या होगा? ये ट्रेड जो होगा वो सिंगल टाइप का होगा। ट्रेड कैसा होगा? जल्दी बताइए। सिंगल टाइप का। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर एंड ट्रेड? जल्दी से बताएं। Character have copies while whereas single trait doesn't. ओके, चलिए तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। मैंने कहा कि मान लेते हैं कलर के बारे में। ये बताइए कलर एक टाइप का होता है या अनेक टाइप का होता है? बहुत सारे टाइप का होता है, इसीलिए कैरेक्टर। मैंने कहा कि ब्लैक कलर एक टाइप का होगा अनेक टाइप का होगा। उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि ब्लैक कोई लाइट ब्लैक है कोई डार्क ब्लैक है, इससे मतलब नहीं है। ब्लैक का मतलब ब्लैक है, अकेला है ब्लैक। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो मुझे ये बताइए कि कलर में और ब्लैक में क्या फर्क है? Color is a character and black is a trait. जी, कलर जो है कैरेक्टर है और ब्लैक जो है ट्रेट है। क्यों कलर को कैरेक्टर कह रहे हैं और क्यों ब्लैक को ट्रेट कह रहे हैं? जल्दी बताइए। Because color have many copies and black has single type. सिंगल टाइप। अच्छा चलिए, इसके अलावा अगर मैं आपसे कहता हूं कि हेयर या आई कलर,
आई कलर की बात कर लेते हैं। आपकी आई के कलर कैसा है, ब्लैक ना या नहीं? अच्छा ठीक है, आई का कलर आपने कितने देखे हैं तकरीबन? Black, blue, जी, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रीनिश, ऐसी होती है नहीं होती हैं? तो इसका मतलब आई कलर कैरेक्टर होगा या ट्रेड होगा? जल्दी बताइए, तेज। Character. कैरेक्टर होगा। तो मैंने कहा कि अगर ब्लू आईज हैं तो ब्लू आईज क्या हो जाएगा? Trait. अरे स्ट्रेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बॉडी हाइट, ठीक है, या मैंने चलिए आपकी हाइट की ही बात कर ली। हाइट, हाइट एक टाइप की होगी या अनेक टाइप की होगी? Many. मैनी टाइप की होगी। तो इसका मतलब क्या होगी, हाइट क्या होगी? Character. कैरेक्टर। और मैंने कहा अगर टॉल है तो क्या कहलाएगा? Trait. मैंने कहा ड्वार्फ है तो क्या कहलाएगा? Trait. ट्रेड। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, sir. ओके, मैंने कहा कि ह्यूमंस के पास कितने ट्रेड्स होंगे तकरीबन? एक आइडिया बता दीजिए जल्दी से, ह्यूमंस के पास कितने ट्रेड्स होंगे? Sir, 30,000. अच्छा, ह्यूमंस हैव 30,000. लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स, वो ट्रेड्स कह रहा हूं बल्कि कैरेक्टर, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। लाइक, बताइए कौन कौन से कैरेक्टर हैं, जल्दी जल्दी से बताइए। जैसे हेयर कलर, जैसे आई कलर, जैसे हाइट, इसी तरीके से ईयर शेप, जैसे हेयर शेप, कोई करली होते हैं कोई स्ट्रेट होते हैं, याद है नहीं? Yes. तो इसका मतलब ह्यूमंस के पास में अगर आप देखेंगे तो कैरेक्टर एक है या अनेक है? Many. बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो तकरीबन 30,000 कैरेक्टर्स होते हैं ह्यूमंस के पास। कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 30,000 कैरेक्टर्स होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब मैंने कहा कि जब भी एक न्यूली ऑफस्प्रिंग से लोग मिलने जाते हैं तो कहते हैं कि इसकी आंख जो है वो इसके फादर से मैच कर रही है, इसका ईयर जो है वो इसकी मदर से मैच कर रहा है। क्या ये बातें सुनी है नहीं सुनी है? Yes, sir. Yes, तो sir. हम ये कह रहे हैं कि कैरेक्टर जो है वो पेरेंट से मैच कर रहे हैं ऑफस्प्रिंग के, यानी ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर किससे मैच कर रहे हैं? पेरेंट से मैच कर रहे हैं। क्या ऑफस्प्रिंग के पास एक कैरेक्टर है या अनेक कैरेक्टर है? Many. मैनी है। पेरेंट के पास एक कैरेक्टर है, अनेक कैरेक्टर्स हैं? Many. मैनी है। क्या ये बातें समझ में आ गई या नहीं आई है? जल्दी बताइए। Yes, sir. मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में आपस में सिमिलर होंगे। कैसे होंगे? Similar. सिमिलर। किस किस के बीच में सिमिलर है? Parents and offspring. तो बेसिकली हमने बात की है कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर्स किस किस के बीच में सिमिलर हैं, जल्दी बताइए। Parents and offspring. लेकिन क्या ऑफस्प्रिंग एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपी होता है पेरेंट का, या कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं? डिफरेंसेस भी होते हैं। तो आपने कह दिया कि कुछ तो सिमिलर होते हैं और कुछ डिफरेंट भी होते हैं। क्या होते हैं? दैट इज डिफरेंट भी होते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर कैरेक्टर सिमिलर है तो इसको आप कह देते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं आप? अगर कैरेक्टर सिमिलर हैं तो क्या कहते हैं? Heredity. और अगर डिफरेंट हैं तो आप कहते हैं वेरिएशन। क्या मतलब समझ में आया, जल्दी बताइए। हेरिडिटी कब कहेंगे? Similar characters pass. जी, हेरिडिटी का अब मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। तो दैट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ, Characters from parents to offspring. हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेरिडिटी क्या चीज थी, जल्दी बताइए। Transmission of parent character to offspring. जी, पेरेंट के कैरेक्टर किस में ट्रांसफर होना? Offspring में. ऑफस्प्रिंग में। इसको आप क्या कहते हैं? हेरिडिटी। नेक्स्ट आइए वेरिएशन। वेरिएशन क्या चीज है भाई, जल्दी बताइए। दैट इज चेंजेस In offspring. बिटवीन, किस किस के बीच में? Parents and offspring.
Changes between parents and offspring, or among all children या all siblings, यानी एक पेरेंट के अगर आप देखें तो एक पेरेंट के एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो सारे बच्चों में अगर देखा जाए तो सारे बच्चों में कुछ ना कुछ फर्क होगा या नहीं होगा, आपस में डिफरेंसेस होगा या नहीं होगा, तो दैट डिफरेंसेस इज आल्सो नोन एज वेरिएशन। उस चेंजेस को भी क्या कहते हैं हम? वेरिएशन। दैट इज वेरिएशन। क्या ये बात समझ में आई कि हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है? जल्दी बताइए तेज। Yes, sir. हेरिडिटी क्या है, जल्दी बताएं। Heredity is a transmission of parental characters to ट्रांसमिशन ऑफ पैरेंटल कैरेक्टर टू ऑफस्प्रिंग। और व्हाट अबाउट द वेरिएशन? change between parent and offspring among all siblings. ओके, तो नेक्स्ट आइए, मैंने कहा कि दैट इज स्टडी ऑफ हेरिडिटी and variation. Study of heredity and variation is called genetics. तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी को क्या कहेंगे हम? Genetics. जेनेटिक्स टर्म किसने दिया है? हाँ जी, तो जेनेटिक्स टर्म किसने दिया है? दैट इज अ बेटसन ने। तो ये बात याद रहेगी या नहीं? Yes, sir. देखिए, अगर मैं जेनेटिक्स की बात कहूं तो एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं जेनेटिक्स के लिए कि मैंने कहा कि एक पेरेंट से अगर उसका ऑफस्प्रिंग मैच कर रहा है तो क्यों मैच कर रहा है, और अगर नहीं मैच कर रहा है तो क्यों नहीं मैच कर रहा है, इसका जवाब कौन देगा? Genetics. दैट इज जेनेटिक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यानी Yes, sir. सीधी सी बात है कि ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से मैच कर रहा है तो क्यों मैच कर रहा है, कौन जवाब देगा? जेनेटिक्स। और अगर नहीं मैच कर रहा है तो क्यों नहीं मैच कर रहा है, इसका जवाब कौन देगा? दैट इज आल्सो द जेनेटिक्स। क्लियर है? टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था? बेटसन ने। क्लियर है ये बात या नहीं है? जल्दी बताइए। Yes, sir. अच्छा, ठीक है, तो आइए, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जल्दी बताएं। G. Mendel. तो दैट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात कर ले तो दैट इज अ जी.जे. मैंडल। तो दैट इज अ जी.जे. मैंडल। ठीक है, अब कुछ कहानी समझते हैं कि जी.जे. मैंडल के बारे में कि आखिर क्यों इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो पहली चीज, जी.जे. मैंडल की पैदाइश की बात करें तो ये 1822 में पैदा हुए और 1884 में ये यहां से वापस चले गए। इसका क्या मतलब हुआ वापस चले गए का मतलब? हाँ जी, एक्सपायर हो गए। तो पैदा कब हुए थे ये? 1822. जी। इन्होंने किस पर काम किया था? तो वर्कड ऑन पी प्लांट पर। किस पर काम किया था इन्होंने? पी प्लांट पर। क्लियर है ये बात या नहीं है? पी प्लांट का नाम क्या होता है? दैट इज अ पाइसम सैटिवम। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. अच्छा, पाइसम सैटिवम के कितने कैरेक्टर्स पर इन्होंने काम किया था? 7 कैरेक्टर्स पे काम किया था। ये बात याद रहेगी या नहीं? अच्छा, 7 कैरेक्टर्स पे। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि मटर के पेड़ में कितने कैरेक्टर्स होंगे तो क्या जवाब है, क्या आइडिया है आपका? क्या 7 कैरेक्टर्स हैं या बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं? 7 characters. मटर में कितने कैरेक्टर्स होंगे? हाँ जी, 7 कैरेक्टर या बहुत सारे कैरेक्टर्स? 7 characters. Sir, 7. मटर के अंदर तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इन्होंने जिस पर काम किया है वो सिर्फ 7 कैरेक्टर्स हैं। यानी इन्होंने जिस पर काम किया है वो कितने कैरेक्टर्स हैं? 7। जबकि अगर देखा जाए तो मटर में कितने कैरेक्टर्स हैं? Many. बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? हाँ Yes, जी, sir. ओके। मैंने कहा कि इन्होंने 7 कैरेक्टर्स पे काम किया, या फिर आप कह सकते हैं कि इन्होंने 14 ट्रेड्स पर काम किया है। कितने ट्रेड्स पे काम किया है? 14. दैट इज 14 ट्रेड्स पर काम किया है। यहां तक क्लियर है बात, नहीं है? हाँ जी, जल्दी बताइए।
एक और चीज है कि ये बेसिकली प्लांट ब्रीडर थे। ये क्या थे? Plant breeder. ये प्लांट ब्रीडर थे। ये क्या करते थे कि प्लांट्स को क्रॉस कराते थे। यानी क्या कराते थे? प्लांट्स को क्रॉस कराते थे और न्यू वैरायटी डेवलप करते थे। समझ गए बात? तो ये प्लांट ब्रीडर थे बेसिकली। और उसके अलावा ये प्रिस्ट भी थे। क्या थे? Priest. प्रीस्ट। प्रीस्ट जानते हैं किसे कहते हैं? Yes, sir. फादर को। ठीक है, प्रिस्ट भी थे ये। तो ये काफी बेसिकली रिलीजियस पर्सन थे। ये काफी रिलीजियस थे ये। समझ गए? ये पैदा कहाँ हुए थे? जल्दी बताइए। दैट इज बोर्न इन ऑस्ट्रिया में। कहां पे पैदा हुए थे? जल्दी बताइए। ऑस्ट्रिया। दैट इज इन ऑस्ट्रिया के अंदर पैदा हुए थे। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हो गई? Yes, sir. अच्छा, मैंने कहा कि इन्होंने मैंने कहा कि ही गिव्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने क्या दिए थे? Laws of inheritance. दैट इज अ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिसका दूसरा नाम था दैट इज अ मेंडल्स लॉ, जिसको आप क्या कहते थे? Mendel's law. मेंडल्स लॉ। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। मेंडल के कितने लॉज थे तकरीबन बताइए, या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? जल्दी बताइए। 3. तो पहला क्या था? Law of dominance. दैट इज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। दूसरा क्या था? Law of segregation. तो दैट इज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दैट इज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा क्या था? Law of independence. दैट इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल के कितने लॉस थे? जल्दी बताइए। 3. कौन कौन से? Law of Dominance. dominance, law of segregation, and law of लॉ independent ऑफ assortment. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनको जानने से पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि व्हाट आर अलील्स। ठीक है, अलील्स या एलिलो मॉब्स। अलील्स का ही दूसरा नाम क्या है? हाँ जी, एलिलोमॉब्स। क्लियर है? अच्छा, ये बताइए जल्दी से, दोबारा से बताइए कि कैरेक्टर क्या होता था? Have copies. अच्छा, और ट्रेड्स क्या होता था? Which is of Single single type. type. दैट इज सिंगल टाइप। तो मैंने कहा कि अपोजिट ट्रेड्स ऑफ एनी कैरेक्टर आर अलील्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? तो किसी भी कैरेक्टर के ऑपोजिट ट्रेड्स, फॉर एग्जांपल अपोजिट ट्रेड्स को आप क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज अलील। जैसे कि इन्होंने बताया दैट इज टॉल एंड Dwarf. ड्वार्फ आर अलील ऑफ, किसके अलील हैं? Allelomorphs. आर Allele of अलील height. ऑफ हाइट। हाइट। तो ये किसके अलील्स हैं? ये Height के. दैट इज हाइट के अलील्स हैं। क्या ये अलील्स याद रहेगा? भूल जाएंगे? याद रहेगा सर. जल्दी बताइए, याद रहेगा ना? पक्का? Yes. Yes. ओके। नेक्स्ट आते हैं हम, एक टर्म आती है दैट इज एन होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस। तो मैंने कहा कि व्हेन बोथ द ट्रेड्स आर सेम ऑफ एनी कैरेक्टर of any character in an individual, in an individual। क्या मतलब हुआ? जल्दी बताइए। सर जब दोनों ट्रेड्स किसी कैरेक्टर के दोनों ट्रेड्स सेम होंगे, फॉर एग्जांपल किसी एक इंडिविजुअल में। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि मान लेते हैं, अच्छा आपने कहा कि ये अलील किसको कहते थे? जल्दी बताइए, अलील्स किसको कह रहे थे?
Opposite traits of any character. ओके, जैसे टॉल और ड्वार्फ जो है ये अलील थे किसके? Height. हाइट के। हाइट के। मैंने कहा एक शख्स है जिसका नाम है ए, क्या है? ए शख्स है। ए के पास दोनों ट्रेट टॉल टॉल के हैं, यानी दोनों के दोनों ट्रेट कौन से हैं? यानी हाइट के टॉल। इसके पास कितने ट्रेट हैं? 2 हैं, समझ रहे हैं? और दोनों कैसे हैं? सेम है या नहीं है? यस। और जब सेम है तो आपने इसको क्या नाम दे दिया? Homozygous. दैट इज एन होमोजाइगस। तो होमोजाइगस कब कहलाएगा? जल्दी बताइए। When both the traits are same of any character in an individual. क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो आप इसको कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज प्योर टॉल। क्या कह सकते हैं इसको आप? Pure tall. प्योर टॉल कब कहेंगे? जल्दी बताइए। जब दोनों ट्रेट सेम होंगे। जब दोनों ट्रेट सेम होंगे। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो क्या ये भी होमोजाइगस होगा या नहीं होगा? Pure tall. Yes, sir. Yes, pure. तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? Pure. कब आप होमोजाइगस कह रहे हैं? जल्दी बताएं। जब दोनों ट्रेट सेम होंगे। जब दोनों ट्रेट सेम होंगे किसी भी एक इंडिविजुअल के अंदर। क्या ये बात क्लियर है? यानी ये इंडिविजुअल बी है, बी के अंदर दोनों ट्रेट जो है वो ड्वार्फ के हैं। इसका मतलब आपने इसको क्या नाम दे दिया कि ये होमोजाइगस है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज एन होमो लिखा है। यस सर। होमो के मायने होते हैं सेम के, और आगे लिखा है जाइगस। जाइगस के मायने है जाइगोट के। तो इसका मतलब हुआ कि जब जाइगोट में सेम टाइप मौजूद है तो दैट इज कॉल्ड एज अ होमोजाइगस। कुछ बात क्लियर हुई? यानी जाइगोट के अंदर अगर सेम टाइप मौजूद है तो आप उसको क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या कहेंगे उसको आप? दैट इज होमोजाइगस कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाइए हेट्रोजाइगस पर। हेट्रो माने होता है डिफरेंट के, दैट इज अ हेट्रोजाइगस। तो मैंने कहा कि when both the traits are different for any character in an individual। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके, हेट्रो माना क्या होता है? जल्दी बताइए। डिफरेंट। तो बताइए, एग्जाम्पल बता दीजिए जल्दी से इसका, कोई एग्जाम्पल। Tall dwarf. दैट इज अ Tall and टॉल और ड्वार्फ। यानी एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें 2 ट्रेट्स हैं और दोनों ट्रेट डिफरेंट हैं या नहीं है? यस सर। और जब डिफरेंट है तो आपने इसको क्या नाम दे दिया? हेट्रोजाइगस। दैट इज एन हेट्रोजाइगस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस? In heterozygous, both the alleles are different, whereas in both the homozygous, traits are different, not alleles are allele. both the traits are different. allele तो खुद ही अपोजिट ट्रेट को कहते हैं। एक स्टार बना के मैंने यहां लाइन लिखी है। मैंने कहा कि एवरी इंडिविजुअल क्या है? दैट इज एन एवरी इंडिविजुअल हैव मैक्सिमम ऑफ 2 ट्रेट्स। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है? जल्दी बताइए। तो किसी भी कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स होंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम। सवाल है मेरा, क्यों ऐसा होगा कि सिर्फ 2 ही ट्रेट्स होंगे? 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम नहीं हो सकते? 2 ही पेरेंट्स हैं। क्योंकि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। क्योंकि 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। और इसी वजह से एक ट्रेट जो आ रहा है वो एक पेरेंट से आ रहा है और दूसरा ट्रेट दूसरे पेरेंट से आ रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं? तो इससे एक बात ये क्लियर हो गई कि किसी भी इंडिविजुअल को आप देखेंगे उसमें मैक्सिमम आपको 2 ही ट्रेट मिलेंगे, ना 2 से ज्यादा मिलेंगे, ना 2 से कम मिलेंगे। क्लियर है? होमोजाइगस कब कहलाएगा? जल्दी बताइए, तेज। When both the traits are same. अगर किसी भी इंडिविजुअल में दोनों ट्रेट सेम होंगे तो क्या कहलाएगा? Homozygous.
और अगर डिफरेंट होंगे तो क्या कहलाएगा? Heterozygous. अब आप इसको कह देंगे हेट्रोजाइगस। क्लियर है? आगे बढ़ूं? सर Yes, sir. जी बोलें, जल्दी बोलें। सर जब एलील्स ऑपोजिट ट्रेट्स होते हैं तो फिर हेट्रोजाइगस भी तो वही होते हैं, तो उसके लिए नया टर्म क्यों? इसलिए क्योंकि जब आप यहां पर बात कर रहे हैं यहां पर, तो आप कह रहे हैं कि दो अपोजिट ट्रेट्स हैं, समझ रहे हैं? या तो टू अपोजिट ट्रेट कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि अलील है यहां पर, समझ रहे हैं? लेकिन अलील का मतलब है जब हम अलग अलग बात कर रहे हैं, इसको और इसको कंपेयर करके देख रहे हैं, तब हम कह रहे हैं अलील है। लेकिन जब ये किसी इंडिविजुअल में देख रहे हैं तब हम इसको हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस कंसीडर करते हैं, समझ रहे हैं? किसी इंडिविजुअल के अंदर दो ट्रेट्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो आपने इसको नाम दे दिया हेट्रोजाइगस। अगर दोनों ट्रेट सेम होते तो आप इसको नाम दे देते होमोजाइगस। होमोजाइगस। जल्दी बताइए, हाँ या ना? यस सर। ओके, आगे बढ़ जाओ। हाँ बोले। सर कभी ऐसा होता है ना कि जब किसी पेरेंट्स की, दोनों पेरेंट्स की आई ब्लैक है लेकिन उसकी ऑफस्प्रिंग की आई कभी ब्लू या ग्रीन, ये सर ये क्यों? जी जी, वो केस अलग है, वो वाला केस अलग है। बस 2 मिनट रुक जाइए, आप सवाल को मत भूलिएगा, ठीक है? लास्ट में मुझसे पूछिएगा इस सवाल का जवाब, तब मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? ओके सर। ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले ये बताइए कि मेंडल्स ने कितने लॉज दिए थे? 3 लॉज। पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ Law of डोमिनेंस। dominance. दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहले ही मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमें क्रॉस करना होगा। क्या करना होगा? क्रॉस। क्रॉस। और जब भी आप क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे तो याद रखिएगा कि होमोजाइगस लेंगे। पेरेंट कैसे होंगे? होमोजाइगस। होमोजाइगस होंगे पेरेंट, ये मस्ट है, यानी पेरेंट शुड बी होमोजाइगस। बात क्लियर है या नहीं है? तो मैंने क्या किया कि एक प्योर टॉल प्लांट ले लिया, यानी ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट है, मेंडल इसको एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, बात समझ रहे हैं? उसने क्या किया कि एक प्योर टॉल प्लांट ले लिया, पी प्लांट। हाँ जी, कौन सा प्लांट ले लिया? पी प्लांट। प्योर टॉल पी प्लांट। इसका क्या मतलब है? प्योर टॉल पी प्लांट का क्या मतलब है? सर बोथ द ट्रेट्स आर नहीं सर, होमोजाइगस है मतलब। यानी होमोजाइगस कंडीशन है, और होमोजाइगस में कौन से ट्रेट हैं? टॉल वाले या ड्वार्फ वाले? टॉल। टॉल वाले। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको या नहीं लिख सकते? Yes, यस sir. सर। तो आप इसको कह देंगे कि दिस इज अ प्योर टॉल, हाँ या ना? बताइए। Yes, sir. प्योर टॉल, ठीक है। और ये दूसरा पेरेंट आ गया जिसको आपने नाम दे दिया, दैट इज अ प्योर ड्वार्फ। क्या ये बात सही है? हाँ जी। तो आपने इसको कह दिया प्योर ड्वार्फ। तो मुझे ये बताइए कि दोनों पेड़, ये वाला पेड़ और ये वाला पेड़, दोनों किसके हैं पेड़? पी प्लांट। दैट इज अ पी प्लांट के हैं। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। हाँ जी। यस तो सर। ये दोनों के दोनों पी प्लांट के हैं। क्या ये बात सही है? जल्दी बताइए, हाँ या ना? यस सर। यस ओके, अब हमें इन दोनों पेड़ों को क्रॉस कराना है। तो ये याद रखिए कि जब आप इसको क्रॉस कराएंगे तो पहले आप गैमीट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गैमीट्स। गैमीट बनाएंगे। बिना गैमीट बनाए क्रॉस नहीं हो सकता, ये बात जान लीजिए। यानी पहले आप क्या बनाएंगे? गैमीट्स। गैमीट्स। जरा याद करिए और सोचिए जल्दी से, गैमीट हम किस सेल को कहते थे? जर्मिनल। जर्मिनल सेल को। क्लियर है? अच्छा, जर्मिनल सेल के अंदर और सोमेटिक सेल के अंदर क्या फर्क था? So somatics are diploid and germinal are haploid. यानी सोमेटिक के अंदर अगर आप देखें तो पेयर होता था, देखिए यहाँ पे पेयर है या नहीं? Yes sir. और जर्मिनल के अंदर क्या होता था? Unpaired. अनपेयर। तो ऑब्वियस बात है कि गैमीट अनपेयर होंगे या नहीं होंगे? Yes sir. और याद होगा कि गैमीट फर्टिलाइज करते थे, ये फ्यूज करते थे, याद है? Yes. गैमीट क्या करते थे? फर्टिलाइज करते थे या नहीं करते थे? तो मैंने कहा कि इसका गैमीट बना कैपिटल टी और इसका गैमीट बना स्मॉल टी, और ये जब दोनों क्रॉस हुए तो मैंने कहा इधर से ये आया, इधर से ये आया, तो मैंने कहा ये पेरेंट P1 था, ये पेरेंट P2 था। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों, इनकी बात करें हम तो ये क्या थे? पेरेंट्स। और पेरेंट्स ने ये क्या बनाए हैं? जल्दी बताइए। गैमीट्स।
दैट इज गैमीट्स बनाए हैं। तो इस वाले पेरेंट का गैमीट ये वाला है और इस वाले पेरेंट का गैमीट ये वाला है या नहीं है? और इधर से एक गैमीट आया ये वाला और इधर से गैमीट आया ये वाला। क्लियर है बात या नहीं है? यस सर। ओके, तो पहले आपने देखा था कि जो पेरेंट क्रॉस कर रहे थे वो होमोजाइगस थे या हेटेरोजाइगस थे? होमोजाइगस। होमोजाइगस। ऑफस्प्रिंग कैसा आ रहा है? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस। इस पेड़ को अगर देखा जाए, इस मटर वाले पेड़ को, तो ये मटर का पेड़ टॉल आएगा या ड्वार्फ आएगा? टॉल। टॉल। हाँ जी, कौन सा आएगा जल्दी बताइए? टॉल सर। टॉल आएगा, पक्की बात है। तो ये पेड़ आया टॉल, ठीक है। तो क्या इस पेड़ के अंदर ड्वार्फ ट्रेट है या नहीं है? यस सर। है, लेकिन क्या ड्वार्फ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नो सर। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। और कौन सा वाला ट्रेट दिख रहा है? टॉल। टॉल वाला। तो इस केस में अगर आप देखते हैं तो टॉल जो दिख रहा है इसको आप कह देते हैं डोमिनेंट ट्रेट। कौन सा ट्रेट कहते हैं आप इसको? डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट। और ड्वार्फ वाला क्या कहलाएगा? रिसेसिव। रेसेसिव ट्रेट कहलाएगा। कौन सा ट्रेट कहलाएगा ये? रिसेसिव ट्रेट। दैट इज अ रेसेसिव ट्रेट कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। हाँ जी। क्या यहाँ पर हम प्योर टॉल लिख सकते हैं? नो सर, हाइब्रिड टॉल। हाँ जी, क्या इसको हम प्योर टॉल लिख सकते हैं? नहीं। नो सर। तो इसको हम प्योर टॉल नहीं लिखेंगे, इसको सिंपली हम टॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टॉल। टॉल लिखेंगे। यहां तक कुछ बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सर हाइब्रिड टॉल किसे कहते हैं फिर? हाइब्रिड टॉल यही वाला है, ठीक है, यही हाइब्रिड टॉल है। लेकिन हाइब्रिड टर्म ज्यादा हम यूज नहीं करते, हमने डायरेक्टली कह दिया कि टॉल है, सिंपल। ठीक है, फिलहाल मैंने कहा कि दिस इज आ फर्स्ट जनरेशन। कौन सी जनरेशन है ये? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन। क्लियर है ये बात नहीं है फर्स्ट जनरेशन वाली? Yes. तो जब आपने पेरेंट्स को आपस में क्रॉस कराया तो उससे कौन सी जनरेशन आई है? फर्स्ट जनरेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि ये याद रखिएगा, जब भी आप क्रॉस कराएंगे तो आपको पहले गैमीट बनाना होगा। यानी जब भी आप क्रॉस कराएंगे तो पहले क्या बनाना है? गैमीट। बिना गैमीट बनाए क्रॉस नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला है अभी? बिना गैमीट बनाए क्रॉस नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जब जब आप क्रॉस कराएंगे तब तब क्या होगा? क्या बनाना मस्ट है? गैमीट फॉर्म होगा। गैमीट्स फॉर्म होगा। क्लियर है? अच्छा ये बताइए कि इस फर्स्ट जनरेशन में कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है? एक्सप्रेस हो रहा है, डॉर्फ नहीं हो रहा। डॉर्फ नहीं हो रहा। जो एक्सप्रेस होता है उसको क्या कहते हैं हम? डोमिनेंट ट्रेट। और जो नहीं एक्सप्रेस हो रहा F1 जनरेशन में या फर्स्ट जनरेशन में, उसको रेसेसिव ट्रेट कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। इस लॉ को क्या कहते हैं हम? इस लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस को कैसे एक्सप्लेन करें हम? हाँ जी, तो आफ्टर क्रॉसिंग pure parents we find that only one trait express। सिर्फ एक ट्रेट क्या कर रहा है? एक्सप्रेस। क्लियर है ये बात या नहीं है? जल्दी बताइए। हेलो, यस सर, क्लियर। क्या समझ में आया लॉ ऑफ डोमिनेंस में? जल्दी बताइए कि जब हम दो प्योर पेरेंट को आपस में क्रॉस कराएंगे तो हमें सिर्फ एक ही ट्रेट एक्सप्रेस होगा। किस जनरेशन में? इन F1 जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन में? कौन सी जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन या फिर F1 जनरेशन? कौन सी जनरेशन में? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में। जल्दी बताइए हाँ या ना? यस यस। ओके, मुझे एक बात बताइए कि आपकी बॉडी में, जरा सोच के इस सवाल का जवाब बताइएगा। सोच के मुझे ये बताइए कि आपकी बॉडी में कितने कैरेक्टर्स हैं तकरीबन? 30 के 30,000 के आसपास।
अगर मैं मटर की बात करूं, मटर की यानी मटर की, तो मैं कहता हूं कि मान लेते हैं मटर के अंदर तकरीबन मान लेते हैं कि 3000 कैरेक्टर है। कितने कैरेक्टर्स हैं? 3000। 3000 कैरेक्टर हैं पी प्लांट में। चलिए 3000 भी छोड़िए, मैंने कहा कि मान लेते हैं 1000 कैरेक्टर्स हैं। कितने? 1000 करेक्ट। 1000। क्या 1000 कैरेक्टर में अगर आप देखें तो क्या हर कैरेक्टर के ऊपर लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करेगा या नहीं करेगा? जल्दी बताइए। नो सर। यहां तो मैंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर ले लिया था, सिर्फ एक कैरेक्टर का मतलब यहां मैंने सिर्फ प्लांट हाइट नाम का एक कैरेक्टर लिया है। और मैं ये कह रहा हूं कि क्या मटर में कितने कैरेक्टर्स हैं? तो आपने कहा कि 1000 कैरेक्टर के आसपास है मान लेते हैं। तो क्या 1000 कैरेक्टर के ऊपर लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करेगा या नहीं करेगा? जल्दी बताओ। यस सर। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जान लीजिए कि ये 99% कैरेक्टर्स के ऊपर, कितने कैरेक्टर्स के ऊपर? 99% कैरेक्टर्स के ऊपर डू नॉट वर्क। क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है इस बात का? दैट अगर हम प्योर पेरेंट्स को ब्रीड कराएं तो एक ही एक्सप्रेस होता है, ये नहीं होगा? ये नहीं होगा। और क्या होगा कि हो सकता है कि मतलब जो F1 जनरेशन आई है, अगर मान लेते हैं कि ये कंडीशन आई है, दैट मींस कि अगर ये वाली कंडीशन आई है, ये वाली, तो मैंने कहा यहां पर हाइब्रिड नाम का कैरेक्टर आ गया। कैसा कैरेक्टर आ गया? हाइब्रिड नाम का। इसका मतलब मैंने कहा कि हाइब्रिड का मतलब है, ये मान लीजिए कैपिटल M ब्लैक को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? और स्मॉल m व्हाइट को शो कर रहा है। तो मैंने कहा कि हाइब्रिड का मतलब ये मान लेते हैं कि ग्रे आ गया। कौन सा कलर आ गया? ग्रे। ग्रे। तो क्या यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है इस बार? नो सर। नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा कि मटर के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो तकरीबन एज्यूम कर लिया मैंने कि मान लेते हैं 1000 कैरेक्टर्स हैं। तो क्या 1000 कैरेक्टर के ऊपर लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है सर। तो अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी केसेस के अंदर 99% और मोर देन 99% कैरेक्टर के ऊपर लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रहा है? बताइए। तो इसका मतलब फ्यू कैरेक्टर्स ऐसे हैं, फ्यू कैरेक्टर्स हैं जिस पर लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी बताइए। लॉ ऑफ डोमिनेंस कितने कैरेक्टर्स पे काम कर रहा है? फ्यू कैरेक्टर्स। फ्यू कैरेक्टर्स पर। शुरू में किसी ने एक सवाल पूछा था, वो जो कलर कॉम्बिनेशन वाला पूछा था, उनको जवाब मिल गया इस बात का या नहीं मिल गया? यस सर। क्या मिला? क्या पता चला आपको? कि सर कभी लॉ ऑफ डोमिनेंस 99% कैरेक्टर पे वर्क नहीं करता। नहीं करता। इस वजह से कभी भी एक ट्रेड एक्सप्रेस नहीं होता है। समझ रहे हैं? जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस तो ये कहता है कि एक ही ट्रेड एक्सप्रेस होगा, दूसरा एक्सप्रेस ही नहीं होगा। ये कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। जबकि इस केस में हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस वर्क ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ज्यादातर केसेस ऐसे हैं जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस वर्क करता है, नहीं करता है? नहीं करता। नहीं करता है। क्लियर है? अब हमें बेसिकली, चलिए पहले एक और चीज देख लेते हैं। मैंने कहा कि अब ये कौन सी जनरेशन आई थी, जल्दी बताइए। फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन। अब मैं चाहता हूं कि मैं लेकर आऊं सेकंड जनरेशन। कौन सी जनरेशन लाऊं? सेकंड जनरेशन। और सेकंड जनरेशन हम क्यों लाते हैं उसका भी जवाब सुन लीजिए। सेकंड जनरेशन लाने की हमारी जो वजह है वो है फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो को फाइंड करना। कौन सा रेशो फाइंड करना है? फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो को फाइंड करना है। इसलिए हमें कौन सी जनरेशन लानी है? सेकंड जनरेशन। तो बताइए सेकंड जनरेशन क्यों ला रहे हैं? फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो। फिनोटाइप रेशो का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। कौन सा अपीयरेंस? फिजिकल अपीयरेंस। दैट इज अ फिजिकल अपीयरेंस। इसका मतलब दिखने में जो रेशो आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ फिनोटाइप रेशो। यानी वो रेशो जो दिखाई देने में चेंजेस नजर आ रहा है
जो रेशो हमें दिखाई देने में पता चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप रेशो। बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। ओके, अच्छा जीनोटाइप अभी मैं बता रहा हूं। पहली बात मैंने कहा कि हमें सेकंड जनरेशन लाएंगे कैसे, तो सेकंड जनरेशन को लाने का तरीका यह है कि फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस हम फर्स्ट जनरेशन से कर दें। किसका क्रॉस कर दें? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस किसके साथ कर दें? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के साथ क्रॉस कर दें तो कौन सी जनरेशन आ जाएगी? सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन आ जाएगी, तो इससे आ जाएगी सेकंड जनरेशन। क्या ये बात सही है? नहीं है? यस सर। ओके, फर्स्ट जनरेशन जल्दी से। हाँ, एक और चीज है, जब मैं टर्म बोलूं जीनोटाइप तो आप समझ जाइएगा कि मैं बात कर रहा हूं अल्फाबेट्स की। किसकी बात कर रहा हूं? अल्फाबेट्स की। कब कब बोलेंगे आप अल्फाबेट्स की बात हो रही है? जब टर्म यूज होगा जीनोटाइप। तो फिनोटाइप के अंदर फिजिकल अपीयरेंस दिखने में कैसा है, और जीनोटाइप का मतलब अल्फाबेट क्या है। क्लियर है बात? यस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सेकंड जनरेशन लानी है तो मुझे किस किस के बीच में क्रॉस करना होगा? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन टॉल आया था, तो टॉल का मतलब टॉल और टॉल के बीच में क्रॉस कर देंगे। क्लियर है? यस सर। इस टॉल का जीनोटाइप क्या है जल्दी बताइए। टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वाले टॉल का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्लियर है यहां तक बात या नहीं है? जल्दी बताइए। यस सर। ओके, अब हमें इन दोनों को क्रॉस करना है। क्रॉस करने से पहले क्या बनाना होगा? गैमेट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन। मैंने कहा कि नंबर ऑफ गैमीट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, यानी नंबर ऑफ गैमीट्स का क्या फॉर्मूला है? 2 की पावर n। दैट इज 2 की पावर n, वेयर n का मतलब है दैट इज अ नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। क्लियर है बात या नहीं है? यस सर। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस हैं? 1। एक हेट्रोजाइगस है। यहाँ पर कितने हेट्रोजाइगस हैं जल्दी बताओ? एक। तो इसका मतलब दैट इज 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब इसके कितने गैमीट बनेंगे? कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? दैट इज 2। एक बन जाएगा कैपिटल टी और एक बन जाएगा स्मॉल टी। क्लियर? इसके बताइए जल्दी से गैमीट। इसके क्या गैमीट बनेंगे? दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्लियर है? क्यों बनेंगे? क्योंकि n नंबर ऑफ गैमीट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। और n क्या चीज है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पर n की वैल्यू किसके बराबर है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस यहाँ पर 1 है या नहीं है? इसमें देखो, इसी के तो गैमीट बना रहे हैं हम। यस सर। भाई इसके ही तो गैमीट बना रहे हैं। तो इसमें कितने हेट्रोजाइगस हैं? एक। तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब इसके बनेंगे 2 गैमीट। इसके कितने गैमीट बनेंगे? 2। मैंने कहा अगर ये और ये क्रॉस हो जाएगा तो ये अल्फाबेट बनेगा? नहीं बनेगा? यस। देखिए, याद रखिएगा, एक इधर का गैमीट लेंगे और एक इधर का लेंगे, कहीं आपस में मत क्रॉस कर दीजिएगा, इसको कर दें। बात समझ रहे हैं? यानी एक इधर का गैमीट एक इधर। क्लियर है? एक अगर देखा जाए तो ये क्रॉस और ये हुआ तो क्या बनेगा? बनेगा? यस सर। ये और ये क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप इस तरीके से लिखेंगे तो कैपिटल वाले को पहले लिखेंगे, स्मॉल वाले को बाद में लिखेंगे। क्या कहा मैंने? कैपिटल वाले को पहले, स्मॉल वाले के बाद में। स्मॉल वाले को बाद में। और अगर ये और ये क्रॉस होगा तो क्या आएगा? ये वाला। ये कौन सी जनरेशन आई है जल्दी बताइए? सेकंड जनरेशन। दैट इज अ सेकंड जनरेशन या F2 जनरेशन। हाँ या ना? यस सर। कितने लोगों को नहीं आया ये? सबको आ गया? यस। अगर नहीं आया है तो वो ऐसे करके देख ले। देखिए, इसके गैमीट की बात कर रहा हूं। इसको मैंने कह दिया दिस इज अ P1, इसको मैंने कह दिया इस वाले को P2। तो यहां पर P1 के गैमीट लिख दिए और इस साइड में मैंने P2 के गैमीट लिख दिए।
P1 के गैमेट कितने थे, कैपिटल T स्मॉल t, और P2 का क्या था, कैपिटल T स्मॉल t। क्लियर? जब ये दोनों क्रॉस हुआ तो आया कैपिटल T, ये आया कैपिटल T स्मॉल t, ये आया कैपिटल T स्मॉल t, ये आ गया स्मॉल t, आया ना? यस सर। ओके, मैंने कहा कि अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये तीनों कैसे हैं दिखने में, ये तीनों, ये तीनों, और तीनों कैसे हैं, टॉल, और ये कैसा है, ड्वार्फ। तो ये बताइए कि फिनोटाइप रेशो क्या है, 3:1. तो फिनोटाइप रेशो है दैट इज अ 3:1 का। क्लियर है बात या नहीं है, जल्दी बताइए, हाँ या ना? यस सर, यस बताइए। ठीक है, फिनोटाइप रेशो कौन सा था, फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस वाला। नेक्स्ट आइए जीनोटाइप रेशो। जीनोटाइप में हम क्या देखते थे, अल्फाबेट्स। तो मुझे ये बताओ ऐसे अल्फाबेट और हैं? 1:1। हाँ जी, इसके जैसा कोई और अल्फाबेट नजर आ रहा है? नो सर, नो नहीं, तो आ गया 1। ये ऐसे 1 नजर आ रहे हैं, 2. कितने आया, दैट इज 2। ऐसे कितने नजर आ रहे हैं, 1। तो इसका मतलब रेशो क्या आया, 1:2:1. दैट इज 1:2:1 का रेशो आया है। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes sir. फिनोटाइप रेशो समझ में आया, जीनोटाइप रेशो समझ में आया यस सर, या नहीं आया? आ गया। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर से मैं एक बात ये पूछ रहा हूं कि क्या फिर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह काम करेगा या नहीं करेगा? नो सर, 99% केसेस आपकी बॉडी में कितने कैरेक्टर्स हैं? 30 के 30,000. 30,000 के करीब। तो उसमें तकरीबन कितने कैरेक्टर्स पर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करेगा? Few characters. दैट इज अ फ्यू कैरेक्टर्स पर। बिल्कुल सही बात है, दैट इज अ फ्यू कैरेक्टर्स पर, और ज्यादातर ये काम नहीं करेगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? Yes sir. जल्दी बताइए, हाँ या ना? यस Yes सर। sir. ओके, तो पहली चीज मैंने कहा कि यह है बेसिकली मेंडल्स के कैरेक्टर। मेंडल्स ने कितने कैरेक्टर्स लिए थे, जल्दी बताइए। 7. 7 characters. दैट इज 7 कैरेक्टर्स लिए थे, याद है? Yes sir. ओके, ठीक है, तो यहां पर मैंने कह दिया कि दीज आर मेंडल्स कैरेक्टर। क्लियर है? Yes sir. ऑफ पी प्लांट। ठीक है, कौन कौन से थे वो 7 कैरेक्टर, जल्दी से बताइए। हाँ जी, Stem कौन height. कौन? तो पहला Stem था height. प्लांट हाइट। क्या था? दैट इज अ प्लांट हाइट। इसके अलावा? हाँ जी, जल्दी बताइए। दैट इज अ सीड कलर, Seed shape. सीड शेप, Pod color. ओके, पॉड कलर, Pod shape. पॉड शेप, Flower color. दैट इज अ फ्लावर कलर। Flower position. तो आपने कहा कि फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। जरा काउंट करिए कितने कैरेक्टर्स हो गए। So 7. दैट इज 7 हो गए। इस तरफ मैं लिखूंगा डोमिनेंट ट्रेट। कौन से वाले? Dominant. Traits. देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, Mendel's character. People. यहां लिखा है कैरेक्टर। कैरेक्टर जैसे आया तो डेफिनेट बात है कि कैरेक्टर के क्या होते हैं, कैरेक्टर के क्या होते हैं, ट्रेट्स होते हैं। कैरेक्टर के क्या होते हैं, Traits. ट्रेट्स। तो एक कौन सा ट्रेट है, दैट इज अ डोमिनेंट ट्रेट, और एक कौन सा ट्रेट है, Recessive. दैट इज अ रिसेसिव ट्रेट है। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? Yes sir. ओके, प्लांट हाइट की बात करें तो डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, जल्दी बताइए। Tall. और रिसेसिव ट्रेट कौन सा है, The. ड्वार्फ। सीड कलर में कौन सा डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव,
Yellow dominant and green recessive. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है कि दैट इज येलो डोमिनेंट और ग्रीन रेसेसिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीड कलर में। सीड कलर के अंदर ये बताइए, मटर के सीड कलर के अंदर, मटर के सीड कलर के अंदर अगर देखा जाए तो सीड कलर में क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, हमारे स्किन कलर पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है नहीं कर रहा है? नो सर। No. यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं कर रहा है। क्लियर है? यस सर। क्या कहा मैंने अभी कि इन कैरेक्टर्स पर तो लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है, लेकिन दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं उन पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं कर रहा है। तो सीड कलर में कौन डोमिनेंट कौन रेसेसिव? Yellow dominant and Yellow green dominant. recessive. ओके, सीड शेप में आ जाइए। सीड शेप में, सीड शेप में अगर बात की जाए तो राउंड जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर? Wrinkled. रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट है। पॉड कलर की बात करें, हाँ जी, पॉड कलर की बात करें तो पॉड कलर का बताइए जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Green dominant and yellow इस recessive. बार ग्रीन डोमिनेंट है और येलो रेसेसिव है। देख लीजिए इसको और इसको, देख लीजिए इसको और इसको। क्लियर है? Yes, sir. नहीं है? नेक्स्ट आ जाइए पॉट शेप पर। तो पॉट शेप में देखें तो इन्फ्लेटेड जो है ये डोमिनेंट है और कॉन्स्ट्रिक्टेड जो है ये रेसेसिव ट्रेट है। फ्लावर कलर की बात कर लीजिए, फ्लावर कलर में कौन डोमिनेंट है? Violet dominant or तो white वॉयलेट डोमिनेंट होगा और व्हाइट recessive. रेसेसिव होगा, और एक्सिलरी डोमिनेंट होगा किसके ऊपर? Terminal recessive. टर्मिनल के ऊपर। क्लियर है ये बात? नहीं है? इसमें से कौन सी टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब नहीं समझ में आ रहा आपको? जल्दी बताइए। देखिए, इन्फ्लेटेड का मतलब ऐसे वाली मटर जो होती है, ये है इन्फ्लेटेड वाली मटर, और कॉन्स्ट्रिक्टेड की बात करें तो ये है कॉन्स्ट्रिक्टेड वाली मटर। दिखाई दे रही है कॉन्स्ट्रिक्टेड और इन्फ्लेटेड में फर्क? एक्सिलरी समझते हैं नहीं फ्लावर को? अच्छा, ये क्या निकल आई है? पत्ती, और ये निकल आई पत्तियां, तो यहां पे फ्लावर आ गया, तो दिस इज द टर्मिनल फ्लावर। और अगर इसके एंगल में फ्लावर ऐसे निकल कर आया है तो दैट इज एन एक्सिलरी फ्लावर। कुछ बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. अगर इस तरीके का है दैट इज ऐसा है सीड, तो दैट इज रिंकल्ड, और अगर ऐसा है तो दिस इज राउंड। क्लियर है? Yes, अब sir. कुछ बात याद रहेगी, भूल जाएंगे? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। हाँ जी, जल्दी बताइए, आगे बढ़ूं? Yes, sir. ओके, इसके बाद तो मैंने एक मिनट कहा, लिख रहा है ओके ओके, सर, एक मिनट। ये लीजिए, लिखिए। हो गया? Yes. Yes. ठीक है, यस सर। ओके। तो अब मैंने यहां पे लिखा है एक्सेप्शन फॉर लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका क्या मतलब है? इस बात का, इस बात का क्या मतलब है? एक्सेप्शन ऑफ लॉ सो ऑफ वहां पे डोमिनेंस। जहाँ पे ज्यादातर कैरेक्टर्स में लॉ ऑफ डोमिनेंस वर्क करेगा। डू नॉट वर्क, तो इसका मतलब ये ऐसे एक्सेप्शंस वाली जगहें हैं जहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो इसमें पहला एग्जांपल मैंने बोला दैट इज अ लॉ ऑफ या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहला क्या है? दैट इज एन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा है दैट इज अ कोडोमिनेंस। कौन सा है?
हाँ जी, एक क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक क्या है को डोमिनेंस, जल्दी बताइए, समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। यहां पर मैं पहले ही बता रहा हूं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर मिक्सिंग होगा और यहां पर इक्वली एक्सप्रेस करेंगे। पहले ही एक दो टर्म बता दिए मैंने कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, मिक्सिंग, और को डोमिनेंस में क्या होगा, इक्वली एक्सप्रेस। तो फिलहाल हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर बात करें तो इसका एग्जांपल है, दैट इज फ्लावर कलर ऑफ 4 o'clock प्लांट। तो ये बताइए कि क्या इस कैरेक्टर पर लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करेगा या नहीं करेगा, जल्दी बताइए। ये क्या है, ये फ्लावर कलर है या नहीं है? फ्लावर कलर कैरेक्टर है या ट्रेट है? कैरेक्टर। क्या इस कैरेक्टर के ऊपर लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है कि मैंने कहा कि एक है रेड कलर का फ्लावर और एक है व्हाइट कलर का फ्लावर। क्या है, एक कौन सा फ्लावर आता है पेड़ पर, इस पर 4 o'clock पर? रेड कलर। और एक क्या आता है, व्हाइट। तो मुझे ये बताइए कि रेड के लिए जीनोटाइप क्या यूज करूं? आर। तो दैट इज कैपिटल आर, क्योंकि पेरेंट हमेशा कैसे होते हैं, प्योर। तो आप इसको कह दिया दैट इज प्योर रेड, या इसका नाम हो गया दैट इज प्योर व्हाइट। तो इसके लिए स्मॉल आर हाँ है ना? यस सर। क्रॉस करने से पहले क्या बनाएंगे, गैमेट। इसके गैमीट क्या बनेगा, आर एंड कैपिटल। इसका क्या बनेगा, स्मॉल आर। स्मॉल आर। जब ये क्रॉस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। आएगा नहीं आएगा? हाँ जी। इस पेड़ को कैसा आना चाहिए, इस पेड़ पे फ्लावर कैसा आना चाहिए, रेड आना चाहिए। लेकिन रेड तब आता ना जब लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करता, बताइए। अगर रेड आता तो आप कह देते कि रेड डोमिनेंट है, और व्हाइट नहीं आ रहा है तो व्हाइट रेसिसिव है। लेकिन ये वाला जो पेड़ आया वो इस पर कैसा फ्लावर आ रहा है, दैट इज पिंक। तो क्या इन दोनों ट्रेड की मिक्सिंग नहीं आ रही है, बताइए। यस सर। और जब मिक्सिंग आ रही है तो आप इसको क्या कह देते हैं, इसको कौन सा डोमिनेंस कहते हैं आप? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, we get fine mixing of both the traits। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ओके, अब हमें लानी है, ये कौन सी जनरेशन है, F1। फर्स्ट जनरेशन। हमें कौन सी जनरेशन लानी है, सेकंड जनरेशन। क्या करना होगा, गैमेट नहीं, क्रॉस करना होगा फर्स्ट जनरेशन से। F1 जनरेशन का क्रॉस किससे करना है, F1 जनरेशन के साथ। तो F1 जनरेशन क्या था, जल्दी बताइए। कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ओके, कैपिटल आर स्मॉल आर। इनका फिनोटाइप बताइए, इनका क्या फिनोटाइप आएगा, पिंक। पिंक। तो इसका भी पिंक फिनोटाइप था और इसका भी पिंक फिनोटाइप था। इन दोनों को क्रॉस करने से पहले क्या बनाएंगे, गैमेट। इसका गैमीट क्या बनेंगे, जल्दी बताइए। आर एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। इसका क्या बनेगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। क्लियर है? कैपिटल आर और कैपिटल आर ये वाला क्रॉस हुआ तो क्या आएगा, क्लियर? रेड। ये और ये क्रॉस हुआ तो क्या आएगा, कैपिटल आर। ठीक है। ये दोनों क्रॉस होने पे क्या आएगा, पिंक। दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर। आप अभी जीनोटाइप बताइए, अभी सिर्फ जीनोटाइप बताइए। और ये क्रॉस हुआ तो क्या आएगा, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। स्मॉल आर। अब मुझे फिनोटाइप बताइएगा, अब फिनोटाइप तो ये कैसा आएगा, फिनोटाइप में रेड। ये दोनों फिनोटाइप में कैसे आएंगे,
Red. पिंक आएंगे नहीं आएंगे देख लीजिए। Yes, sir. Yes, और ये कैसा आएगा? White. व्हाइट। तो इस बार फिनोटाइप रेशो क्या आ रहा है? You know, 1:2:1. 1:2:1 आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, और sir. जीनोटाइप रेशो क्या आएगा जब अल्फाबेट की बात आएगी तो? 1:2:1. 1:2:1। तो दोनों सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? Yes, sir. और अगर सेम रेशो आएंगे तो जान लीजिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस डू नॉट वर्क। सेम रेशो किसका क्या मतलब हुआ? लॉ ऑफ डोमिनेंस Do not work. डू नॉट वर्क। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. ओके, Sir, क्लियर है यहां तक Yes. या नहीं है? जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. कर लिया यहां तक? Yes, एक sir. मिनट sir. ओके कर लीजिए।